तो गुरुग्राम कॉन्क्लेव 2022 को आगे ले जाते हुए अगले सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे बहुत खास मेहमान हरियाणा विधानसभा स्पीकर, हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता मंच पर मौजूद हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले गुरुग्राम को लेकर ही बात कर लेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्योंकि गुरुग्राम आप जानते हैं कि बहुत अहम जिला है हरियाणा का। राजस्व के लिहाज से बात करें, इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें, दुनिया भर में गुरुग्राम से हरियाणा की पहचान है। आप क्या मानते हैं, क्या सरकार गुरुग्राम के लिए विकास कर पा रही है? अगर आप सरकार के कामकाज को देखें। सर प्लीज माइक। जहां तक गुरुग्राम की बात है, गुरुग्राम का नाम केवल हरियाणा या भारत देश के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर भी हरियाणा प्रदेश में दिल्ली के नज़दीक कोई शहर है वो गुरुग्राम है। और जो आईटी की दृष्टि से जो हमारे बड़े बड़े कार्यालय हैं विदेशी कंपनियों के, वो यहाँ गुरुग्राम के अंदर जब से स्थापित हुए हैं और जिस प्रकार से आईटी में बूम आया है, आईटी के अंदर रेवोल्यूशन आया है, इस गुरुग्राम नगर की पहचान आईटी सिटी के रूप में बहुत बड़ी बन गई है। विदेशों के अंदर भी जो लोग, हमारे जो युवा विदेशों के अंदर जाते थे, कुछ पढ़ने के लिए जाते थे, कुछ नौकरी के लिए जाते थे, आज गुरुग्राम एक ऐसा स्थान बन चुका है कि यदि युवाओं को गुरुग्राम के अंदर नौकरी मिलती है, सर्विस मिलती है, तो गुरुग्राम को प्रेफर करता है, ना कि कनाडा या यूएसए को। और गुरुग्राम वैसे भी मैं कहूँगा कि हरियाणा के लिए तो जो रेवेन्यू की दृष्टि से मुझे लगता है कि शायद 1/3 रेवेन्यू जो है पूरे हरियाणा का गुरुग्राम से आता है। तो उस दृष्टि से हरियाणा के विकास में गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा स्थान है। और जिस प्रकार से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े घराने आए हैं, जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं और जो बिल्डर्स आए हैं, उनके आने के पश्चात तो ये जो गुरुग्राम है कहीं भी सिंगापुर से कम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम ही बदल दिया लेकिन स्थिति नहीं बदली गुरुग्राम के? नहीं, स्थिति देखिए, ये एक नया डेवलपिंग सिटी है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये शहर बनाया गया था, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर आबादी हो चुकी है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना ये बहुत जरूरी है और सरकार प्रयास कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले गुरुग्राम के लिए बना था, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके आज की जरूरतों के मुताबिक इसको यहाँ पर तैयार किया जाए। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो यहाँ कई बार जो आप प्रश्न करने वाले हैं, जल भराव की समस्या या गुरुग्राम के अंदर थोड़ा सा भीड़ भाड़ की समस्या बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर उसे ठीक कर लिया जाएगा, वो उसे अच्छे ढंग से डील करेंगे। अच्छा, आपकी अगर बात करें, चूंकि चंडीगढ़ से आपने राजनीति की शुरुआत की चुनावी तौर पर, और उसके बाद हरियाणा बीजेपी संगठन में भी काफी अहम भूमिका आप अदा करते आए, पंचकुला से 2 बार के विधायक हैं, वर्तमान में स्पीकर हैं। अपने स्पीकर के तौर पर कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्पीकर का काम राजनीतिक व्यक्ति से थोड़ा सा अलग है। कुछ स्पीकर के ऊपर जिम्मेवारियां अलग प्रकार की। आज तक मैंने जो कार्य किया था वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए कार्य किया, और मैं समझता हूं कि आज जो कुछ मैं स्पीकर हूं भी, वो भी संगठन की वजह से हूं। तो उस दृष्टि से, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जैसे स्पीकर को सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को साथ लेकर के चलना होता है, उनके साथ समान व्यवहार करना होता है। तो उस चीज को लेकर कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को ये बात अखरती है कि यदि मैं थोड़ा बहुत समय अपने प्रतिपक्ष के लोगों को देता हूं या जो सत्ता पक्ष के लोगों को कई बार कम समय दे पाता हूं, क्योंकि मेरी ये जिम्मेवारी है कि अनुपात के अनुसार, संख्या के अनुपात के अनुसार
जो हमारे विधायक हैं उनको बोलने का समय मिले। क्या वाकई ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को कम टाइम मिल पाता है? क्योंकि विपक्ष तो बार बार आरोप लगाता है। हालांकि इस बार देखिए ई विधानसभा की शुरुआत हुई, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत अच्छी पहल गई है। एलईडी बाकायदा लगा दी गई है, जिसमें कोई भी विधायक कम से कम ये ना कहे कि मुझे कम समय मिला। वो टाइम, वो डिस्प्ले होगा, टाइम काउंटिंग होगी उसकी। आपको लगता है कि पूरी तरह से कामयाब हो गई या पहले सेशन में कोई चुनौतियां, कोई चैलेंजेस रहे? नहीं, देखिए अभी मैं ये कहूंगा कि हमने ये तीसरी विधानसभा है जो ई विधानसभा पूरी तरह से बनी है पूरे देश के अंदर। और मैंने लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले ये प्रयास शुरू किया था। उस समय थोड़ा सा कोरोना का काल था, इसलिए जो हमारे टारगेट के अंदर 2 या 3 महीने की देरी हुई, लेकिन हमने अपने टारगेट के ऊपर ई विधानसभा की शुरुआत की है। उसके लिए चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पूरे ढंग से, अच्छे ढंग से ट्रेनिंग के लिए वहां पर ट्रेनिंग सेंटर की जो स्थापना की गई है विधानसभा के अंदर, ट्रेन करने के लिए टीम तैयार की गई है जो वहां पर पूरा दिन जो भी विधायक चाहे या अधिकारी और कर्मचारी चाहे, हर प्रकार की ट्रेनिंग इस ई विधान को लेकर के उनको दी जा रही है। बहुत सारे विधायक अभी उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हुए हैं, लेकिन हम खुद भी गए थे सेशन में। हमने देखा कि बहुत सारे विधायक अब भी टैबलेट से नहीं सवाल पूछते हैं, पेपर्स बाकायदा रखे गए थे। तो क्या मानकर चलें कि आने वाले दिनों में इस दिशा में और काम किया जाएगा कि टैबलेट से ही सवाल पूछे या पेपर लेकर ना जाएं? नहीं, देखिए जब हमने एक लक्ष्य तय किया है उसको निश्चित तौर से पूरा करेंगे, लेकिन जब कोई भी नया काम शुरू होता है, नई योजना शुरू होती है, उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आती हैं। और वो मुश्किलें जो हैं, अब की बार हमने उनकी, जो हमारे विधायक अभी अभी ई विधान से पूरी तरह फेमिलियर नहीं है, या जो हमारा कंप्यूटर है या जो टैब है उससे फेमिलियर नहीं है, उनकी सहायता के लिए हमने हर उस रो के अंदर एक सहायक की नियुक्ति की थी। यदि कहीं किसी विधायक को सहायता की आवश्यकता है तो वो जो हेल्पर है वो उनकी हेल्प कर सके। और धीरे धीरे देखिए हर चीज के लिए ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। हमने जो भी हमारे विधायक आते हैं, मंगलवार और बुधवार 2 दिन ऐसे हैं जब सभी विधायक लगभग वो कमेटीज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं। तो उस दिन हमने सभी अपने वहां ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सभी विधायकों से रिक्वेस्ट की है कि 2 दिन की बजाय वो 3 दिन रहे वहां पे, 1 दिन के अंदर कंप्यूटर की ट्रेनिंग लें, वहां बैठ करके लें, कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के बाद वहां ट्रेनिंग लें। और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये पूरा 1-2 सेशन के पश्चात हम पूरी तरह से इसको विधानसभा को पेपरलेस करने में सफल होंगे। ई विधानसभा के अलावा हरियाणा की अलग से विधानसभा हो, इसके लिए आप बहुत प्रयासरत हैं और इस दिशा में कामयाबी मिलती भी नजर आई है। चंडीगढ़ में जमीन भी आप लोग देखने गए थे, सीएम साहब भी आपके साथ थे। कब तक हरियाणा वासी ये उम्मीद करें कि नई विधानसभा मिल जाएगी? नहीं, देखिए मेरा तो प्रयास, मैंने लगभग ये भी 1 वर्ष पहले प्रयास शुरू किया था अपने जो हक को लेकर के। पंजाब विधानसभा के साथ भी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ था वो जो 66 और 33% के हिसाब से हुआ था, लेकिन वो जो हमें मिलना चाहिए था वो अभी भी कुछ हिस्सा पंजाब के कब्जे में है। उस कब्जे को लेकर मुझे बड़ा कई बार आश्चर्य भी होता है कि हम 50 साल तक अपनी उस मांग को अच्छे ढंग से, जोरदार ढंग से उठा नहीं पाए। तो ये उसी का परिणाम है कि आज जो पंजाब है वो जमीन देने के लिए या जो हमारा हिस्सा है वो देने के लिए आनाकानी करता है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, हम अच्छी विधानसभा, क्योंकि आने वाले 50 साल को देख करके हम विधानसभा, नई विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर ही उसका निर्माण करें। आज जो विधानसभा की स्थिति है या जो वहां का डेकोरम है वो आदर्श नहीं है। आज जिस प्रकार से अच्छी विधानसभा के लिए, अब आप देखिए कि वहां हमारी आज विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है और आज हमारे पास जो वहां पर स्थान है
वो 90 से अगर 2 सीट भी ज्यादा हो जाएं तो वहां बिठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। 2026 के अंदर दोबारा से परिसीमन होना है और जहां तक मेरी जानकारी है उस परिसीमन के अंदर लगभग 125-26 जो सीटें हैं वो होने वाली हैं। इस दृष्टि से अभी 2026 को मद्देनजर रखते हुए अभी से उसके बारे में सोचना होगा। इस पर भी मैं आऊंगी गुप्ता जी, लेकिन अपनी जो पुरानी विधानसभा थी या अभी भी है ही, आप दूसरी विधानसभा की बात करते हैं, विपक्ष ये कहता है, विरोधी ये कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो हरियाणा का चंडीगढ़ पर राजधानी का जो दावा है वो कमजोर होगा। क्यों हरियाणा अपनी विधानसभा को छोड़कर नई विधानसभा के लिए काम करे? मुझे ये नहीं समझ में आई कि दावा कमजोर होगा कि मजबूत होगा। एक तो पहली बात तो ये कि हम जो अपनी विधानसभा है उसको छोड़ नहीं रहे हैं। वो हमारे कई हमने प्रपोजल्स तैयार की हैं, उसके मुताबिक हम उन प्रपोजल पर काम करेंगे। लेकिन हरियाणा की का जो दावा है वो दूसरी विधानसभा बनने से तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, एक की बजाय 2 हो जाएंगी, क्योंकि हम चंडीगढ़ में ही हैं। अगर चंडीगढ़ छोड़ करके कहीं बाहर जाते हैं तो फिर हमारा दावा जो है वो कमजोर होता है। आप थोड़ा समझा दें हरियाणा वासियों को कि क्या होगा जब नई विधानसभा होगी, तो वहां भी सेशन चलेगा, पुरानी में भी और नई में भी। नहीं, देखिए, ये दावा कमजोर इसलिए कह रहा है विपक्ष की चूंकि पंजाब ने हक नहीं दिया पूरा 33% का, तो हमें छोड़नी पड़ी, या फिर नई विधानसभा की दिशा में काम करना पड़ा। आज हमें अपनी आवश्यकता के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, आपको याद होगा कि हरियाणा जब बना था 1966 के अंदर, उस समय सिर्फ 54 विधायक थे। उस समय की मुताबिक 54 विधायकों की कैपेसिटी के मुताबिक वो विधानसभा का स्थान काफी था। लेकिन उसके बाद बढ़ करके 75 हुए, फिर 90 हो गए। आज जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर जो आने वाली 2026 की स्थिति है, 2026 की स्थिति के अंदर हमारे जो 20 या 25 और विधायक आएंगे उनको हम बिठाएंगे कहां? आज देखिए 1966 के अंदर जब बंटवारा हुआ था, मीडिया की दृष्टि से आप देखिए, उस समय ज्यादा से ज्यादा 100-125 अखबार छपते थे। आज हजारों की संख्या में पत्रकार, मीडिया जो है वो अखबार छपते हैं। उसके साथ साथ उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस समय कुछ सोशल मीडिया नहीं था। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आने वाली जरूरतों को देखते हुए हमें अभी से उसके बारे में विचार करना है। आप देखिए, एक अच्छी विधानसभा के लिए, एक आदर्श विधानसभा के लिए ये अति आवश्यक है कि हमारे जो सेशन होता है उस सेशन के अंदर हमारे मंत्रियों के बैठने के लिए वहां पर उनके पास स्थान हो। जितनी भी पूरे देश के अंदर विधानसभाएं हैं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं जो अपने मंत्रियों को वहां पर कोई बैठने के लिए कमरा ना दे सके। ये केवल हरियाणा विधानसभा है जहां किसी भी, अगर पंजाब पूरा हक हरियाणा का देता तो ये संभव हो सकता था? नहीं, तो भी संभव नहीं हो सकता, तो भी नहीं था संभव, तो भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो हमारे कर्मचारियों की स्थिति है, अब उस समय कर्मचारी थे 150, आज है 350 कर्मचारी। एक एक कैबिन के अंदर 3-3 हमने ब्रांचेस को एडजस्ट किया हुआ है। देखिए, अच्छा काम करने के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन एक प्रतिष्ठित स्थान है, उसको भी हम अच्छा कमरा नहीं दे पाए। एक हमने मेक शिफ्ट कह लीजिए, वो प्लाईवुड का बोर्ड का बना करके उनको उसमें एडजस्ट किया हुआ है। मैं समझता हूं कि वो उनके रुतबे के मुताबिक नहीं है। आज अगर हमारे मंत्रियों के पास बैठने के स्थान नहीं है, विधानसभा सत्र चलता है, कोई फाइल डील करनी है, कोई बैठना है, तो वो कमरे के अंदर बैठ के किया जा सकता है, लेकिन वहां स्थान नहीं है। हम जहां पर भी गए हैं विधानसभाओं के अंदर, हर विधानसभा के अंदर जो कमेटीज हैं हमारी, जो मिनी हाउस हम जिसको कहते हैं, उनके चेयरमैन्स के लिए अलग कमरा और उनके स्टाफ के लिए अलग कमरा, ये सारी व्यवस्थाएं
मंत्रियों के लिए कमरा, मीडिया के लिए अच्छा स्थान। अब जैसे मैं मीडिया की बात कर रहा था, अब हमारे पास सिर्फ 32 या 34 जो सीट्स हैं जहां मीडिया को लाते हैं। जो हमारे पास जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं लगभग 150 हैं जो हमारे साथ एक्रेडिट हैं, जो चाहते हैं कि भी हम उनको हम चाहते हैं हमें वो भी ठीक जगह पर बैठे, लेकिन व्यवस्था जगह की कमी के कारण ये हम कर नहीं पा रहे। तो इसीलिए आप ये भी साफ कर दें कि जब हरियाणा की नई विधानसभा होगी तो क्या ये जो पुरानी विधानसभा होगी इस पर आप दावा छोड़ देंगे कि हमें नहीं 33% दिया जाए? नहीं, ये देखिए, लड़ाई हरियाणा लड़ता रहेगा? नहीं, ये जो विधानसभा है एक अनेक्सी के रूप में और बहुत सारे कार्य हैं। जैसा अभी हम विधानसभा को डिजिटलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ई विधानसभा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जगह नहीं है। अब हमने जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया है वो प्लाईवुड का एक वो बना करके उसके अंदर हमने उसके वो किया है। ये अच्छी अगर व्यवस्था होगी तो इसके अंदर ये जो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट एनेक्सी है, जहां हमारा सारा रिकॉर्ड है। यहाँ 55 साल की पिछले साल की जो कार्रवाई है वो अच्छे ढंग से वहाँ प्रदर्शित हो, जो हमारे नेता हुए हैं उनके वहाँ पर जो उनका पूरा विवरण है वो हमारे पास हो। तो इसलिए इसको हम खाली छोड़ देंगे ऐसा नहीं है, उसका यूटिलाइज इससे ज्यादा अच्छे ढंग से करेंगे। आपने कहा कि 1966 का भी आपने जिक्र किया कि जब हरियाणा का निर्माण हुआ, गठन हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विधानसभा का भी मुद्दा है। ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, अलग से हाईकोर्ट की बात करें, क्या कारण है कि हरियाणा के साथ कभी जस्टिस नहीं हो पाया? कभी तो बात की जाती है बड़े भाई छोटे भाई की, क्या पॉलिटिकल विल की कमी रही या हरियाणा का उतना राजनीतिक महत्व नहीं है देश की राजनीति में तो हरियाणा के साथ भेदभाव रहा? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि शायद परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि जो उस समय के शासक या प्रशासक या जो मुख्यमंत्री रहे वो शायद इन चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप हरियाणा प्रदेश को बने हुए 55 साल हो गए, आज तक किसी भी विधानसभा अध्यक्ष ने ये नहीं समझा कि हरियाणा की विधानसभा हरियाणा के कानूनों के मुताबिक चलनी चाहिए। आज तक जो हरियाणा विधानसभा चल रही थी या हरियाणा विधानसभा के अंदर जो कानून लागू होते थे वो पंजाब के कानून लागू होते थे। आज हमने महसूस किया कि हरियाणा के अंदर अपने कानून होने चाहिए, हम अपने कानूनों के तहत हम अपना काम करें, ना कि पंजाब के कानूनों के। और मैंने उसको पूरी तरह से जो पंजाब के कानून थे उनको बदलवा करके हरियाणा के कानूनों के रूप में परिवर्तित किया, और जो जरूरी नहीं थे उन कानूनों को हमने बीच में से निकाला और जो जिनकी हमें जरूरत है उनको ऐड किया। ये पहली बार ये काम मैं समझता हूं कि जब हमारी अलग विधानसभा बनी थी ये काम उसी समय होना चाहिए था। तो आज इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। ई विधानसभा हो, अलग से विधानसभा का प्रयास हो या फिर नए कानून की बात हो, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरा सवाल पीछे छूट गया कि क्या पॉलिटिकल विल की कमी रही या फिर हरियाणा को इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं माना जाता कि दिल्ली से? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर विल होती तो शायद ये उसी समय हो जाता। उन्होंने शायद इस काम को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझा होगा, ये उनकी सोच रही होगी। मुझे लगता है कि हरियाणा जो है वो हरियाणा के रूल्स के मुताबिक गवर्न होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इसको परिवर्तन करने का सुझाव दिया और इसको यहाँ यूनानिमसली सभी ने इसको रेजोल्यूशन को पास किया। अच्छा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अभी बदला गया क्योंकि केंद्र की ओर से भी निर्देश थे, बातचीत हुई और बातचीत के बाद बात बन गई। क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एसवाइल को लेकर भी कोई समाधान हो सकता है? दूसरे जो मसले हैं जिन पर गतिरोध अभी कायम है वो भी खत्म हो सकते हैं या केंद्र उनमें कोई मध्यस्थता करे? नहीं, देखिए, बिल्कुल हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है, टेबल के ऊपर टॉक करके हर समस्या का समाधान किया जा सकता, लेकिन उसके पीछे विल चाहिए। अगर हमारे मन के अंदर कोई समाधान निकालने की इच्छा है तब समाधान निकलेगा। अगर हम पॉलिटिकल या इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना करके सालों साल तक लड़ते रहेंगे तो उससे उसका समाधान नहीं होगा।
इसमें एसवाईएल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नहीं, यूं तो देखिए स्पीकर हैं आप, मुद्दा ही राजनीतिक है। देखिए SYL जी हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के लिए जीवन रेखा है। दक्षिण हरियाणा के हमारे किसान भाइयों को हर हालत में पानी मिलना चाहिए, और वो पानी का हक जो पंजाब के पास जो ज्यादा पानी है, एक्सेस पानी है, वो हरियाणा को दे सकते हैं। और अब तो बहुत आसान है। आज कि पंजाब कहता है कि पानी तो है ही नहीं। जिस वक्त कहा गया कि हरियाणा को पानी दिया जाएगा तब अलग परिस्थितियां थी, तो इसमें केंद्र भूमिका अदा कर सकता है। नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट भी आज कह आज चुका के आज हरियाणा सुप्रीम में भी बीजेपी सरकार के, वहां केंद्र में नहीं, भी आज बीजेपी एनडीए देखिए सरकार के। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है कि दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री बैठ करके टेबल के ऊपर बैठ करके, मेज के ऊपर बैठ करके इसका निर्णय करें, आपस के अंदर समझौता करें। मैं दूसरी बात कहता हूं कि आज बहुत अनुकूल स्थिति है। आज केजरीवाल जी की जो सरकार है वो आप पार्टी की सरकार पंजाब में है। अभी केजरीवाल जी हरियाणा में आए थे, पत्रकारों ने भी, लोगों ने भी उनसे कहा था कि अब आप कर सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को आदेश कर सकते हैं कि हरियाणा के जो प्यासी जनता है, हरियाणा का जो दक्षिण का एरिया है जहां पानी की कमी है, आप मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को कहिए कि वो हरियाणा के लोगों को पानी दे। तो आज थोड़ा आसान है ये काम करना। पहले सर आसान तो तब भी था जब केंद्र में अटल सरकार होती थी, हरियाणा में चौटाला सरकार, आप लोग सहयोगी थे। पंजाब की बात करें, अकालियों के साथ आप लोगों की सरकार थी। हाँ। तो संभव तो हो ही नहीं पाया ना। आप नहीं, केजरीवाल की उस बात समय करते हैं, केवल देखिए- पंजाब में उनकी सरकार थे और देखिए, दिल्ली में सरकार के, केंद्र में हम नहीं है। हम दोनों जगह के ऊपर जूनियर पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे, चाहे वो पंजाब था चाहे वो हरियाणा था। हम कोई डिसीजन टेकिंग अवस्था के अंदर नहीं थे। आज आम आदमी की पार्टी कोई भी निर्णय करने में सक्षम है, और अगर केजरीवाल चाहें तो वो हरियाणा प्रदेश को पानी दिलवा सकते हैं। अब केजरीवाल के पाले में गेंद है। नहीं, वो बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि अगर वो उनकी इच्छा होगी तो हमें पानी मिल जाएगा हरियाणा प्रदेश को। जी अच्छा, दूसरे मुद्दों की बात करें, आप विधायक भी हैं स्पीकर के साथ साथ। पंचकुला का कितना विकास करवा पाए? जो आपने 2014 से पहले जो वादे किए थे, जो सपने भी जाहिर है पंचकुला की जनता को दिखाए थे, पूरा कर पाए उन्हें? देखिए ज्योति जी, अभी मैं आपके पास इस शो में आने से पहले यहाँ अभी बाहर बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि आज पंचकुला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चंडीगढ़ से आगे है। आज चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी के रेट पंचकुला की प्रॉपर्टी से कम है। उसका कारण है कि पिछले 8 साल के अंदर हमने पंचकुला को विकास की राह के ऊपर चलाया है। मैंने एक एक रुपए का हिसाब लिख करके, पिछले बार ये 7 साल का जब मैंने 7 साल की विकास गाथा एक पत्रिका निकाली थी, पुस्तक निकाली, 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य 7 साल के अंदर हमने पंचकुला के अंदर कराए हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जितने 7 साल के अंदर हमने काम कराए हैं, उतने काम पंचकुला के लिए पिछले 45 या 50 वर्ष के अंदर नहीं हुए जितने 7 साल के अंदर काम किए हैं। आज पंचकुला चंडीगढ़ से आगे, या चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी के रेट से ज्यादा पंचकुला के अंदर क्यों है कि पंचकुला को हमने स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए, मैंने वहां 7 सरोकार, मेरे 7 सरोकार, हमने लक्ष्य रखा है कि इस साल के अंदर हम पंचकुला को ड्रग फ्री पंचकुला, पंचकुला को पोल्यूशन फ्री पंचकुला, पंचकुला को प्लास्टिक फ्री पंचकुला, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला, स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला, एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला और स्लम फ्री पंचकुला, उसके लिए हमने काम किया है, धरातल के ऊपर काम किया है। और निरंतर हम पिछले 3 महीने से इस प्रकार का अभियान पूरे पंचकुला के अंदर, पंचकुला को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम प्रयास रखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पंचकुला के जनता का भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। पीएम के काफी करीबी आप हैं, क्योंकि चंडीगढ़ बीजेपी संगठन में आपने काम किया, पंजाब बीजेपी संगठन में आपने किया, हरियाणा में आपने काम किया और अभी भी जाहिर आप कर रहे हैं। पीएम जब हरियाणा के प्रभारी होते थे, आप लोग साथ घूमते थे आपके स्कूटर पर? हाँ,
बिल्कुल क्या बिल्कुल। देखिए, मैं अभी कोई फायदा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट इस बात का मिल पाया है, खास तौर पर पंचकुला को, आपके हलके को? मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आपने कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 5 साल तक उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनसे सीखने का अवसर मिला। उन जो 5 साल के अंदर मैंने देखा, उनकी कार्यशैली को देखा, जिस प्रकार से उनका जो मॉनिटरिंग का, छोटी से छोटी बात को मॉनिटर करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि हुई है। टारगेट डेट लगा करके काम करते हैं। अभी आपने देखा ये सेंट्रल विस्टा, इसकी टारगेट डेट से 19 दिन पहले ये काम पूरा हो गया। तो ये जो कार्यशैली है कि हमें अपने काम को प्रतिबद्धता के साथ और पूरा ध्यान लगा करके उसको करना चाहिए। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है स्कूटर पर, ये तो मैं तो कहूंगा, मैं उस समय चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष था। अध्यक्ष के नाते वो मेरे प्रभारी थे, तो प्रभारी के नाते मुझे निश्चित तौर पर उनसे हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 4 बार, वो वैसे भी, क्योंकि मेरे घर के साथ ही उनका निवास स्थान था, 100 गज की दूरी पे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनसे बहुत दिनों तक लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। और जहां तक आपने बात कहा कि पंचकुला को उसका कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी, मैं आपको ज्योति जी बताऊं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा फायदा, हमारे यहाँ NH-73 10 साल से पेंडिंग पड़ी थी, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा था। और कई बार उसके ऊपर जब इलेक्शन आते थे मटेरियल डाल देते थे, जब इलेक्शन चले गए तो मटेरियल उठा करके ले गए। सबसे पहले NH-73 पंचकूला से लेकर के यमुनानगर तक 4 लेन जो वहां पर NH-73 बनी, लगभग 700-800 करोड़ रुपए की 2015 के अंदर शुरू हुई और 2017 के अंदर कंप्लीट हो गई। मैं समझता हूं कि जो सफर हम यमुनानगर तक 2.5 घंटे 3 घंटे में करते थे, आज 1.25 घंटे के अंदर वो काम पूरा आ जाता है। और कितना बड़ा फायदा जो वहां के जो गांवों के लोग हैं, जब से वहां पर ये NH-73 बड़ी है, वहां के गांवों के लोगों की तकदीर बदल गई है, तस्वीर बदल गई है। गांवों के सड़क, गांवों की कनेक्टिविटी इस रोड के साथ सारे के सार मेरी विधानसभा के अंदर कम से कम 100% जो गांव हैं इस सड़क के साथ कनेक्टेड हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि पंचकूला को क्या मिला, पंचकूला के लिए दूसरी सौगात मिली हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के रूप में, निफ्ट के रूप में। आज प्रोजेक्ट तो कांग्रेस सरकार के वक्त का था ना? नहीं, कागजों में कांग्रेस सरकार का था, धरातल पर हम लेके के आए। उन्होंने तो एक भी ईंट या एक उसका शिलान्यास भी कभी किया हो, कोई पत्थर लगाया हो, शुरू किया हो, हमने ही शुरू किया, हमने ही उसको कंप्लीट किया। 150 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस काल के अंदर हमें उस निफ्ट को बनाने के लिए लगा। और आज मुझे इस बात का फख्र है, अभी जब उसका उद्घाटन हुआ तो आदरणीय पीयूष गोयल जी ने कहा कि ये पंचकूला का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसके सबसे बड़ी जो डिमांड जो है आज, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल जो है ये लिफ्ट है। तीसरा मैं एक और बताऊंगा आपको, पंचकूला को हमें आयुष का एम्स मिला। 500 करोड़ रुपए की लागत से पंचकूला में आयुष का एम्स बन रहा है। 250 करोड़ का पहले फर्स्ट फेज का वो काम हो गया, उसके ऊपर चल रहा है। तो ये जब आयुष का वहां पर इतना बड़ा रिसर्च सेंटर PGI की तरह का है, वहां पर रिसर्च भी होगी, 250 बेड का हॉस्पिटल भी है, वो भी बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी देन है। वहां पर हमारे पंचकूला के अंदर 2 बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है, माता मनसा देवी, वो सिद्धपीठ है, और गुरुद्वारा नाडा साहब। अभी पिछले साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रसाद स्कीम के अंतर्गत 25 करोड़ रुपया माता मनसा देवी के विकास के लिए
और 25 करोड़ रुपया गुरुद्वारा नाडा साहब के लिए दिया। तो मैं समझता हूं कि उनके जो स्मृति उनके है, आशीर्वाद से, हाँ, उनके जो आशीर्वाद से हमें पैसे की कभी कोई कमी महसूस वहां पर नहीं हुई। अच्छा देखिए, 2 बार के विधायक आप हैं, संगठन में तो बहुत काम किया और चंडीगढ़ निगम से लेकर वहां भी आप काम करते आए, पीएम के करीबी भी हैं। ईमानदारी से अगर आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, कभी मलाल हुआ कि मंत्री क्यों नहीं बन पाए? कोई अच्छा पोर्टफोलियो अगर मिलता नहीं, तो शायद स्पीकर से बेटर काम कर सकते थे। कभी लगा आपको? मुझे तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं ये कि मुझे इस स्पीकर की स्थान पर काम करने का मौका संगठन ने दिया है। स्पीकर एक है, मंत्री बहुत हैं, है जी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे टेस्ट का है, एक बार माफी के साथ रोकूंगी, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह हमारे बीच पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह जी से भी हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। पटौदी विधायक भी उनके साथ हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप मंत्री होते जो कि चर्चाएं भी बहुत बार होती हैं, मेरी इच्छा ही नहीं थी, क्या आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे? नहीं, मुझे लगता है कि जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं उस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा हूं और वो जिम्मेवारी मंत्री पद से ज्यादा कहीं अच्छी है। अगर थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दों पर भी बात कर लें, यूं तो आप स्पीकर हैं, लेकिन गठबंधन सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? तालमेल कैसा है? क्योंकि अब डीजीपी ये कहने लगी है कि अगला सीएम दुष्यंत चौटाला हो, डिप्टी सीएम से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो कैसा तालमेल है गठबंधन का? नहीं, देखिए, अभी तक कोई कहीं ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि कहीं दुष्यंत जी ने या हमारे मुख्यमंत्री जी ने कभी इस प्रकार की बात हो। गठबंधन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और जो पिछले 3 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, हमने मिलकर के किया है और आगे भी गठबंधन इसी प्रकार से काम करेगा। पंचायत चुनाव भी चूंकि करीब हैं और अभी हालांकि डिसाइड नहीं हो पाया है